Okay, students, we are starting the topic tracheoesophageal fistula, topic of GIT pediatric nursing. ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो होना है, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, एक इसमें ट्रेकिया है, एक इसमें इसोफेगस है, और फिस्टुला बोलते हैं एबनॉर्मल कनेक्शन को, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन को। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो इसका नेम इंडिकेट कर रहा है वो इस तरह का कुछ होगा कि एक एबनॉर्मल किस्म का कनेक्शन डेवलप हो जाता है ट्रेकिया और इसोफेगस में, जो कि नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्मल इसोफेगस है, कनेक्टेड है स्टमक के साथ, ठीक है। ये ट्रेकिया है, बिल्कुल इसके साथ सेपरेशन है, किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक्ट का। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसमें ये देखें, ये प्रॉक्सिमल इसोफेगस है, एक एंड पे ब्लाइंड पाउचिंग बना रही है, डिसकनेक्टेड हो गई है अपने जो डिस्टल पोर्शन है इसोफेगस का इससे, और जो डिस्टल पोर्शन है वो एबनॉर्मली कनेक्ट हो गया है ट्रेकिया के साथ, जो कि बिल्कुल ही एक एबनॉर्मेलिटी है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो एक ब्लाइंड पाउचिंग बन जाती है ना किसी भी होलो ऑर्गन की, इसको हम एट्रेजिया कहते हैं। और जब एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जाता है दो होलो ऑर्गन्स का, तो उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि बेबी को एक ही टाइम में एट्रेजिया भी हो, फिस्टुला भी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, एट्रेजिया भी डेवलप हुआ है और फिस्टुला भी, और बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ फिस्टुला प्रेजेंट हो इसोफेगस और ट्रेकिया में। नेक्स्ट देखें, दो तीन चीज़ें पहले आपको ये कंफ्यूज कर देती हैं, अक्सर ये कंफर्म होनी चाहिए। फिस्टुला जो है ना एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, दो एपिथेलियल लाइंड सरफेसेस, दो होलो ऑर्गन्स, दो ओरिफिसेस, इनके दरमियान में जब एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो इसको हम फिस्टुला बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एट्रेजिया क्या होता है? एट्रेजिया थोड़ा डिफरेंट है। एट्रेजिया में कंप्लीट ऑब्लिट्रेशन हो जाती है, एक आपके पास बिल्कुल नैरो पाथवे आ रहा है, ठीक है। जब वो एंड पे जाके एक बंद गली की तरह हो जाता है जिसमें कोई ओपनिंग नहीं रहती, बिल्कुल ब्लाइंडली वो एंड हो जाता है, पाउच बन जाती है, उसको हम कहते हैं एट्रेजिया। और स्टीनोसिस जो है ना, स्टीनोसिस हम कहते हैं कि जो एक नॉर्मल हमारे पास पहले पाथवे होता है, जब उसका डायमीटर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो नैरो होना शुरू हो जाता है, तंग हो जाता है, तो उसको हम सिंपली स्टेनोसिस बोलते हैं। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एक कंजेनिटल डिजीज़ होती है, मतलब ये बेबीज़ में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और इसमें एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई है। ये इमीडिएटली डायग्नोज हो जाती है बर्थ के फ़ौरन बाद ही, क्योंकि जब इस तरह के एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं ना, तो बेबी फीड भी नहीं कर सकता, उसके मुंह से जो है ना वो फ्रॉथी सिक्रीशंस सिक्रीट होती रहती हैं। बहुत सारे इस तरह के साइन सिम्टम्स हम नेक्स्ट देखते हैं जिनसे इंडिकेशन आ जाती है कि बेबी को टफ है, और ये अक्सर बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। लाइफ थ्रेटनिंग ज़्यादा इस वजह से कि इसमें देखें सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही होती हैं, तो वो बेबी एस्पिरेट कर सकता है, उस एस्पिरेशन की वजह से डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम इसको मैनेज नहीं करते तो। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, द नेम इम्प्लाइज, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन किस दो चीज़ों के दरमियान में, एक ट्रेकिया और इसोफेगस। देखिए दोनों आपको नाम से पता चल रहा है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में एबनॉर्मल कनेक्शन है। कंजेनिटल ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुलाज आर यूजुअली डायग्नोस्ड एट बर्थ और सून देयर आफ्टर, या तो बिल्कुल जैसे बेबी पैदा होता है तो डायग्नोज हो जाते हैं, या उसके थोड़ी ही देर के बाद, मतलब इसकी डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी अर्ली होती है। ये देखें, जैसे आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल इसोफेगस है, नॉर्मल ट्रेकिया है, दोनों में किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है और ये ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इधर देखें, ये इसोफेगस जो है ना ब्लाइंडली एंड हो गई है, जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है इसका, और नीचे जो डिस्टल पोर्शन है वो कनेक्टेड हो गया है ट्रेकिया के साथ, जो कि बिल्कुल ही एक एबनॉर्मल थिंग है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप जूम करके देखें तो ये देखें बिल्कुल ही ब्लाइंड सी पाउचिंग है, इसको हम एट्रेजिया कहते हैं, इसोफेजियल एट्रेजिया। और जो नीचे बना हुआ है डिस्टल इसोफेगस कनेक्टेड है ट्रेकिया के साथ, ये जो कनेक्शन है ना, ये एबनॉर्मल कनेक्शन है, इनके दरमियान में नहीं कोई भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो 17 से 70% जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो उसमें डेवलपमेंटल एनॉमलीज़ की वजह से फिस्टुला डेवलप होता है। और डेवलपमेंटल एनॉमलीज़ की आपको पता है बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के साथ इसोफेजियल एट्रेजिया या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का रिस्क बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है।
वन केस इसका जो है ना, इसका इंसिडेंस 1 केस इन 2000 to 4000 लाइव बर्ड्स है। ये रेयर डिजीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ये। कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इसोफेजियल एट्रेजिया की डेवलपमेंट में, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बनने में। इनमें सबसे पहले हम जिसको कंसिडर करते हैं मैटरनल अल्कोहल है। अगर जो बेबी की मदर थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल पीती रही है या स्मोकिंग करती थी, या सेक्स हार्मोन्स हम एक्सोजेनसली मदर को जो है वो देते रहे हैं। मेथिमाजोल एक ड्रग होती है, अगर इसके साथ एक्सपोजर, काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो टेरेटोजेनिक होती हैं, जो डेवलपमेंटल एनॉमलीज कॉज करती हैं। मेथिमाजोल इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। तो इस मेथिमाजोल से एक्सपोजर है तो उसकी वजह से भी ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के डेवलप होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर बहुत हमने प्रोलॉन्ग की हो, जैसे ईटीटी हम पास करते हैं या ट्रेकियोस्टमी पास करते हैं, ये जो है ना, ये वाली कॉजेज़ कंजेनिटल इसोफेजियल फिस्टुला के नहीं हैं, ये बाद में एक्वायर्ड होता है जब हम ईटीटी के साथ मिस हैंडलिंग करते हैं या ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक हम अगर देते हैं पेशेंट्स को, तो फिस्टुला डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैटरनल पॉलीहाइड्रोमिनोस यानी जो मैटरनल उसके अंदर वो सैक था जिसके अंदर बेबी होता है, उसका जो फ्लूइड है जब वो एक नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो उसको हम कहते हैं मैटरनल पॉलीहाइड्रोमिनोस। इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपोजर टू डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर मदर जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसको डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप हो जाता है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। आगे मूविंग टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन, ट्रेकियोइसोफेजियल जो फिस्टुला होता है ना, इसकी लोकेशन की बेस पे और टाइप्स की बेस पे हम इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बनाते हैं। इसमें देखें, एक तो आपके पास हो सकता है कि इसोफेजियल एट्रेजिया है विद डिस्टल ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, एट्रेजिया भी प्रेजेंट है, और जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना इसोफेगस का, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो इसोफेगस होती है, देखें नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखें, ये जो इसोफेगस का प्रॉक्सिमल पोर्शन है इसने ब्लाइंड पाउचिंग बनाई हुई है, ठीक है, ये एट्रेजिया है, ठीक है। और एट्रेजिया है यहाँ पे देखें, एट्रेजिया है। इस तरह हो सकता है कि बिल्कुल जो इसोफेगस है ना, वो जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे हम, इसोफेजियल एट्रेजिया, डिस्टल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ऐसे हो सकता है कि इसोफेजियल एट्रेजिया भी प्रेजेंट हो, जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसने ब्लाइंड पाउचिंग सी बनाई हो, और जो डिस्टल पोर्शन होता है ना उसमें फिस्टुला बनाया होता है ट्रेकिया के साथ। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसमें आइसोलेटेड इसोफेजियल एट्रेजिया है विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसोफेजियल एट्रेजिया तो है, जैसे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखें यहाँ पे इसोफेजियल एट्रेजिया प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी जो कनेक्शन है ना ट्रेकिया और इसोफेगस का नॉर्मल कनेक्शन मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड इसोफेजियल एट्रेजिया, नो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ आइसोलेटेड ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो, सिर्फ फिस्टुला प्रेजेंट है, एट्रेजिया प्रेजेंट नहीं है। देखें यहाँ पे ये जो टाइप 2 है, इसमें देखें यहाँ पे इसोफेगस है, ये ट्रेकिया है, दरमियान में एबनॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फिस्टुला प्रेजेंट है लेकिन एट्रेजिया मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है इसोफेजियल एट्रेजिया विद अ प्रॉक्सिमल कम्युनिकेशन, इसोफेजियल एट्रेजिया विद अ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कम्युनिकेशंस। ऐसे हो सकता है कि इसोफेजियल एट्रेजिया है, ये देखें इसोफेजियल एट्रेजिया है, लेकिन जो इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना, इसकी कम्युनिकेशन है ट्रेकिया के साथ। और ऐसे भी हो सकता है कि जो इसोफेजियल एट्रेजिया है, इसके जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है इसकी भी कम्युनिकेशन है ट्रेकिया के साथ, और जो इसका लोअर पोर्शन है, ये डिस्टल पोर्शन है, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है ट्रेकिया के साथ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्या था, इसोफेजियल एट्रेजिया था, प्रॉक्सिमल कम्युनिकेशन या तो सिर्फ पहले वाला जो हिस्सा है इसोफेगस का वो कम्युनिकेट कर रहा है ट्रेकिया के साथ, और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जिसमें इसोफेजियल एट्रेजिया भी है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कनेक्शन भी है ट्रेकिया के साथ, और डिस्टल कनेक्शन भी डेवलप है ट्रेकिया के साथ, ठीक है। ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं, पैथो की बात करें। अगर हम पैथो में देखें ना, तो ये 4 to 5th वीक ऑफ जेस्टेशन में सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, डेवलपमेंटल एनॉमलीज डेवलप होना शुरू होती हैं। असल में होता ये है कि जो रेट्रोफ्रेंजियल सेगमेंट होता है ना लोअर पार्ट का, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिमिटिव गट का जो लोअर पोर्शन है,
उसका रेट्रोफेरेंजियल सेगमेंट जो है ना वो उसमें एक फर्रो डेवलप होती है। 4 to 5th वीक ऑफ जेस्टेशन में ना लेरेंजियल ट्रेकियल एक ग्रूव बनता है। वो ग्रूव फिर सेपरेट हो जाता है, एक तरफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक तरफ जीआईटी ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज डेवलप होती हैं जो सेपरेट करती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट परमोर्डियम को फ्रॉम ईसोफेगस, ठीक है। लेकिन अगर डेविएशन आ जाती है, सेलुलर ग्रोथ में डेवलपमेंटल एनॉमली हो जाती है, तो उसकी वजह से जो सेपरेशन होनी थी ईसोफेगस की और ट्रेकिया की वो कम्प्लीटली नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसकी वजह से एबनॉर्मल कनेक्शन या एबनॉर्मल कम्युनिकेशन रह जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला डेवलप हो गया है। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो कॉमनली आस्क्ड होते हैं ना इसके साइन सिम्टम जो आपने याद रखने हैं वो 3 C's होता है। 3 C's में जो फर्स्ट C है वो इंडिकेट करता है चोकिंग को। जो बेबीज़ होते हैं ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला की उनमें बहुत ज़्यादा चोकिंग होती है, उनको कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी मुँह में डालेंगे तो वो चोक करने लग जाएंगे, कफ करते रहते हैं, उनकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा उनकी अकोमुलेट हो रही होती है माउथ में, और इनको जो है वो साइनोसिस डेवलप होती है अक्सर, चूँकि इनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। जो ट्रेकिया है ना वो अगर कनेक्टेड है ईसोफेगस के साथ तो वहाँ से एयर जो है ना वो ईसोफेगस में जाना शुरू हो जाती है बजाय इसके कि वो लंग्स में जाए। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने की वजह से जो बेबी होता है वो अक्सर ही साइनोस्ड होता है। कुछ अदर कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं जो हमें इन बेबीज़ में देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन वो 3 C's है, वो तो आपने याद रखना ही रखना है, चोकिंग, कफिंग और साइनोसिस। इसके अलावा एक्सेसिव सिक्रीशन होती है, इंटरमिटेंट अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस और लेरेंजियल स्पैज्म हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंड हो जाता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगी? देखिए एबनॉर्मल कनेक्शन है ट्रेकिया का और ईसोफेगस का, ठीक है। जो ट्रेकिया है ना उसके अंदर जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो जो एयर होगी ना उसकी एंट्री होना शुरू हो जाती है ईसोफेगस में और ईसोफेगस से आगे जाती है वो स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन्स में। तो इस तरह से जो एब्डोमेन है ना वो डिस्टेंड होना शुरू हो जाता है। वॉयलेंट रिस्पॉन्स आफ्टर फर्स्ट और सेकंड स्वैलो फीडिंग सच एज इन्फेंट कफ, जैसे ही आप बेबी के मुंह में कुछ डालते हैं, उसको फीड कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही वॉयलेंट किस्म का रिस्पॉन्स आता है बेबी का, फ़ौरन से वो बाहर उगल देता है हर चीज़ और कफ करना शुरू हो जाता है, चोकिंग स्टार्ट हो जाती है, पुअर फीडिंग होती है और इनएबिलिटी टू पास कैथेटर। जब आप ऐसे बेबीज़ में एनजी कैथेटर पास करने की कोशिश करते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं, तो नेज़ल पाथवे से आप जाते हैं, उसने आगे स्टमक में जाना होता है। लेकिन अगर ईसोफेगस जो है ना वो उसका एट्रेजिया है, आगे से ब्लाइंड पाउच है, तो फिर वो जो कैथेटर होता है वो स्टमक में जाता नहीं है, वो उधर से उसकी कॉइलिंग बैक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि जीआई एट्रेजिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं जिनसे कंफर्म हो जाता है फेलियर टू पास 10F इनटू स्टमक थ्रू नोज़ और माउथ। ये आपके पास ना 10 फ्रेंच होता है, एनजीज का नंबर होता है, ठीक है। एनजी ट्यूब, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है आप पास करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप फेल्ड हो गए हैं, तो इससे भी पता चलता है कि जीआई एट्रेजिया प्रेजेंट है। कैथेटर लेफ्ट इन सिटू वाइल एन एक्सरे, जब आप करते हैं ना एनजी पास करते हैं और वो उसकी कॉइलिंग हो रही होती है तो उसी कैथेटर को उधर ही रखते हुए ना फिर हम उसको एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे से जो है ना उस कैथेटर की पोजीशन वाज़े हो जाती है, एक्सरे में वाज़े नज़र आता है कि वो उसकी कॉइलिंग हो गई है, वो आगे की तरफ जा ही नहीं रहा। ट्रेकियल सिक्रेशंस इन एसिडिक पीएच फ्लैट प्लेट एक्सरे ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट करवाते हैं, बेरियम एक्सरे करवाते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी से हम पता लगा सकते हैं कि बेबी जो है ना वो ईसीजी इसलिए कराते हैं कि जो सर्कुलेशन है ना बेबी की बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनको अक्सर ही जो डेवलपमेंटल इशू है ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होगा, या कोई भी ऐसा जो जिसको कंजेनिटली कोई सिंड्रोम डेवलप हो गया है, कोई ट्रेटोजेनिक किसी भी एजेंट की वजह से, तो उसमें कार्डियक डिफेक्ट्स भी बहुत कॉमन होते हैं, तो इसलिए इनकी हम साथ में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हम करवाते हैं इनका। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर हम इसकी देखें ना, कोई फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऐसा सच होती नहीं है क्योंकि ये एक सर्जिकल रिपेयर का प्रोसीजर होता है जो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेडिसिन से देखें एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन तो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पेशेंट को मैनेज करने के लिए माइंड में रखते हैं, जैसे कि पेशेंट को अपने 30 डिग्री एंगल पे ही लेटाना होता है, एनजी ट्यूब जो होती है ना वो उसकी हमेशा जगह पे रहनी चाहिए, हमने डाल के रखते हैं ताकि जो सिक्रीशंस वगैरह होती हैं उनको हम प्रॉपर सक्शन करते रहें, वो एस्पिरेशन ना हो जाए सिक्रीशंस की। नथिंग बाय माउथ, आपने कुछ भी बेबी को खिलाना पिलाना नहीं है क्योंकि इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बेबी चोक कर सकता है, बेबी एस्पिरेट कर सकता है, तो ये इससे जान भी जा सकती है। तो आपने नथिंग बाय माउथ, इस कंडीशन में कुछ भी आपने बेबी के मुंह में नहीं डालना।
सपोर्टिव थेरेपी देते हैं जिसमें हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और रेस्पिरेटरी सपोर्ट, जैसे कि हम न्यूट्रल एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है और अगर ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी देनी होती है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बस इतना ही। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हमें प्राइमरी इसका रिपेयर, प्रॉम्प्ट प्राइमरी रिपेयर, फ़ौरन से हमें इसकी प्राइमरी रिपेयर करना पड़ता है फिस्टूला को। Fistula found by bronchoscopy is divided, followed by esophageal anastomosis of proximal and distal segment if infant weight permit and is without pneumonia। अगर बेबी को निमोनिया नहीं है और उसका वेट इतना अच्छा है, बेबी प्रीमेच्योर नहीं है, वेट उसका ठीक है, टर्म बेबी है, मतलब ये सारी कंडीशंस अगर फेवरेबल हों तो फिर हम फ़ौरन से जो है ना उसके रिपेयर की तरफ जाते हैं। रिपेयर में हम ये करते हैं, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल इसोफेगस होती है ना उसको एनास्टोमोस्ट कर देते हैं सर्जिकली, ठीक है। अभी सर्जरी की ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहले ये देखिए, फाइबर ऑप्टिक एक ट्रेकियोस्कोपी होती है। फाइबर ऑप्टिक ट्रेकियोस्कोपी, रिपेयर ऑफ ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला कैन एक्सपीडाइट, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें ट्रेकियोएसोफेजियल जो फिस्टूला होता है उसको हम बहुत तेज़ी के साथ, इवन जो वेंटिलेटेड पेशेंट होता है ना उसको भी हम उसका फिस्टूला भी बहुत तेज़ी से रिपेयर कर लेते हैं फाइबर ऑप्टिक ट्रेकियोस्कोपी से। कॉम्प्लिकेशंस में जो इसोफेगस है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम इसोफेजाइटिस कहते हैं। इसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, इसोफेगस नैरो हो सकती है जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं। रिकरेंट फिस्टूला डेवलप हो सकते हैं, एस्फिक्सिया से डेथ भी हो सकती है बेबी की, ठीक है। न्यूमोनाइटिस हो सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकती है। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जो माइंड में रखना है वो रिस्क फॉर एस्पिरेशन है, क्योंकि बेबी की बहुत ही ज़्यादा फ्रॉथी सा सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही होती हैं जिसके एस्पिरेट होने के चांसेस होते हैं। तो रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी एज एविडेंस्ड बाय न्यूनेट इज़ नॉट एबल टू स्वेलो। ये देखिए, ये 3 पार्ट डायग्नोसिस है जिसमें सबसे पहले रिस्क फॉर एस्पिरेशन है, एविडेंस्ड बाय न्यूनेट इज़ नॉट एबल टू स्वेलो। रिलेटेड किस चीज़ से? स्ट्रक्चरल एनॉमली है ना, जो भी बेबी जो है ना उसकी सिक्रीशंस हैं वो अंदर इंजेस्ट हो ही नहीं रही, वो इसोफेगस में जा ही नहीं रही। स्ट्रक्चरल एनॉमलीज की वजह से एस्पिरेशन का रिस्क होता है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू, बेबी नथिंग पर माउथ पे है। पहले मैंने आपको बताया कि कुछ भी आपने मुंह से नहीं देना, तो इससे जो है ना वो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है अगर हम जो है ना वो पेशेंट का पर ऑरल स्टेटस जल्दी बहाल नहीं होता, अगर सर्जिकल रिपेयर नहीं जल्दी होता। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस सर्जिकल इंटरवेंशन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन। एयरवे क्लियरेंस जो है ना वो होता है, इनइफेक्टिव होता ही है, क्योंकि जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस पेशेंट को हमने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पर रखना होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है एयरवे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और बेबी को फियर और एंग्जाइटी पेरेंट्स को भी होती है, और जो बेबी होता है ना वो भी, जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही पेन को परसीव करते हैं जैसे कि कोई अडल्ट करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स का सबसे पहले अभी हम बताएंगे कि फ़ियर ऑफ एंड एंग्जाइटी होती है। किस वजह से? क्योंकि उनके बेबी की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है, उन्हें काफ़ी सारे फोबियाज़ होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि हमारे बच्चे को मसला क्या है, ये कैसे ठीक होगा। बाकी आप इसका जो मैनेज थोड़ा इस तरह करेंगे कि आप हमेशा जो बच्चा है आपका क्लाइंट है उसके पेरेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि ये क्या बीमारी क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसका कैसे रिपेयर होगा, इसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी। ये सारी चीज़ें अगर आप उनको बताते हैं क्लाइंट के फैमिली को तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं उनकी फ़ियर और एंग्जाइटी को कम करने के लिए, ठीक है। Acute pain related to surgical procedure as evidenced by child is continuously crying। सर्जिकल प्रोसीजर के बाद ना अगर बेबी को पेन हो रहा है तो बता तो नहीं सकेगा कि मुझे पेन है, लेकिन वो बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होती है पेन की। नर्सिंग डायग्नोसिस में एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होती है एक्यूट पेन। इनफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न रिलेटेड टू कंजेनिटल डिफेक्ट। इम्पेयर्ड टिश्यू इंटेग्रिटी रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव डिफेक्ट से काफ़ी सारी आगे हैं, ये आप देख लीजिएगा। नॉलेज डिफेक्ट रिलेटेड टू होम बेस्ड केयर एज एविडेंस्ड बाय पेरेंट्स आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिजीज़। जो पेशेंट है ना उसके जो पेरेंट्स हैं बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको जो है ना वो नॉलेज डेफिसिट है, ठीक है। ज़ाहिर है बेबी थोड़े दिन के बाद अब डिस्चार्ज कर देंगे, वो घर लेके जाएंगे, तो उन्हें कुछ भी, उन्होंने पहले ऐसी कंडीशन नहीं देखी हुई, तो उन्हें ऐसी चीज़ों का नहीं आइडिया, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो बार बार ऐसी चीज़ें पूछेंगे, कंफ्यूज भी होंगे। तो एक नर्सिंग डायग्नोस आप बना सकते हैं नॉलेज डेफिसिट की। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर मज़ीद मेरी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।